नमस्कार। आज हम एक ऐसी जगह की गहराइयों में उतर रहे हैं जहां इतिहास, लोक कथाएं और रहस्य सब एक साथ मिलते हैं। हम बात कर रहे हैं राजस्थान के अलवर जिले में भानगढ़ किले की, जिसे अक्सर इंडिया का सबसे रहस्यमयी या यूं कहें कि भूतिया किला माना जाता है। हाँ बिल्कुल, भूतिया किला यही इसकी पहचान बन गई है एक तरह से। हमारे पास एक लेख है जो भानगढ़ से जुड़ी वो मशहूर कहानी और उस श्राप के बारे में बताता है, जिसने इस जगह को इतनी शोहरत दी है, या शायद बदनामी कहना ज्यादा ठीक होगा। हाँ, उसी कहानी पर आज हम थोड़ी गहराई से बात करेंगे, उसके अलग अलग पहलू देखेंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि इस लेख के आधार पर कहानी को समझें और उसके पीछे क्या क्या बातें हो सकती हैं उन पर भी सोचें। बिल्कुल। अरावली की पहाड़ियों के बीच है ये किला। देखने में तो बहुत सुंदर है, खंडर भी बहुत आकर्षक लगते हैं, लेकिन वहां का माहौल वो थोड़ा अलग है, संजीदा, रहस्यमयी। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण मतलब ASI, जो हमारी पुरानी इमारतों की देखभाल करते हैं, हाँ, ASI। उन्होंने भी बाकायदा बोर्ड लगा रखा है कि सूरज ढलने के बाद अंदर जाना मना है, कानूनी तौर पर। सही। तो सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों, क्या वजह है? हाँ, क्यों? इसके पीछे कहते हैं एक सदियों पुरानी कहानी छुपी है। एक कहानी? हाँ, ये कहानी है एक बेहद खूबसूरत राजकुमारी की, एक तांत्रिक की जो उन पर मोहित था, और एक भयानक श्राप की। और वो श्राप जिसने, ऐसा कहा जाता है, एक पूरा का पूरा जीता जागता शहर खंडहर बना दिया। बिल्कुल। तो चलिए आज इसी किस्से की परतें खोलते हैं, देखते हैं क्या है इसके पीछे का सच। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले उस भानगढ़ की बात करते हैं जो सिर्फ खंडर नहीं था, कभी एक फलता फूलता शहर हुआ करता था। 17वीं सदी के आसपास की बात है ये। हाँ, राजा माधो सिंह ने बसाया था ऐसे। वो आमेर के राजा भगवंत दास के बेटे थे। अच्छा, तो मतलब एक प्रॉपर बसा हुआ शहर था, महल, हवेलियां, बाजार, मंदिर, सब कुछ एकदम समृद्ध। बिल्कुल, एक अच्छा खासा आबाद शहर था उस जमाने के हिसाब से। और इसी शहर की एक तरह से शान थी राजा माधो सिंह की बेटी राजकुमारी रत्नावती। लेख में जिक्र है कि वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी और उतनी ही बुद्धिमान भी। हाँ, उनकी सुंदरता और समझदारी के चर्चे दूर दूर तक थे, ऐसा कहते हैं। और जाहिर है जब कोई इतना प्रसिद्ध हो, खूबसूरत हो, तो ध्यान तो जाता ही है। बिल्कुल। और कभी कभी गलत लोगों का ध्यान भी चला जाता है। हाँ, और यहीं पर कहानी में एंट्री होती है एक तांत्रिक की। नाम था सिंघिया, कहीं कहीं नाथू नाम भी मिलता है। सिंघिया? हाँ, कहते हैं वो काले जादू में माहिर था, तंत्र मंत्र जानता था, लेकिन नीयत ठीक नहीं थी। और लेख के मुताबिक जब उसने राजकुमारी रत्नावती को देखा तो बस वो उन पर मोहित हो गया, पूरी तरह से मोहित, या कहें कि एक जुनून सवार हो गया। क्योंकि वो जानता था कि उसका और राजकुमारी का कोई मेल नहीं है। कहाँ वो एक तांत्रिक, कहाँ राजकुमारी, शादी तो हो ही नहीं सकती थी। तो उसने सोचा कि अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया जाए। हाँ, उसने काले जादू का सहारा लेने का फैसला किया राजकुमारी को पाने के लिए। कहानी में आगे आता है कि एक दिन राजकुमारी अपनी सहेलियों या दासियों के साथ बाजार गईं, इत्र खरीदने, परफ्यूम। जी। और वो तांत्रिक सिंघिया शायद इसी ताक में था, वो भी पहुंच गया बाजार। और उसने चुपके से जिस इत्र की शीशी को राजकुमारी खरीदने वाली थी उस पर जादू कर दिया। काला जादू, वशीकरण मंत्र शायद। इरादा ये था कि जैसे ही राजकुमारी वो इत्र लगाएंगी, वो उसके वश में होकर उसकी तरफ खींची चली आएंगी। बिल्कुल, यही उसका प्लान था। ये वशीकरण वाली बात अक्सर ऐसी कहानियों में आती है जहां एक तरफा जुनून होता है। हाँ, लेकिन राजकुमारी रत्नावती सिर्फ सुंदर नहीं थी, वो होशियार भी थीं। लेख कहता है कि उन्होंने तांत्रिक के हाव भाव देखे, या शायद शीशी में कुछ अजीब लगा, उन्हें शक हो गया। उन्होंने उसकी बुरी नीयत को भांप लिया, समझ गईं कि कुछ गड़बड़ है। और फिर उन्होंने जो किया वो कमाल था। उन्होंने वो इत्र की शीशी ली, लेकिन उसे लगाया नहीं, ना ही फेंका। पास में एक बड़ी चट्टान थी, उस पर दे मारी जोर से। दे मारी? अच्छा। हाँ, और कहते हैं जैसे ही शीशी चट्टान से टकराकर टूटी, वो जादू पलट गया। पलट गया? मतलब तांत्रिक पर ही असर हो गया? हाँ, वो जादू जो राजकुमारी के लिए था, उसका असर तांत्रिक सिंघिया पर ही हो गया, और असर भी बहुत भयानक हुआ। कैसे? लोक कथा के अनुसार वो चट्टान जिस पर शीशी टूटी थी, वो हिलने लगी और लुढ़कती हुई या उड़ती हुई सीधा तांत्रिक की तरफ गई और उसे कुचल दिया। अरे बाप रे, चट्टान ने कुचल दिया? हाँ, कहानी तो यही कहती है। अब मरते मरते जाहिर है दर्द में,
गुस्से में उस तांत्रिक ने पूरे भानगढ़ को श्राप दे दिया। श्राप, यहीं से वो श्राप वाली बात शुरू होती है। बिल्कुल। श्राप के शब्द थोड़े अलग अलग हो सकते हैं अलग कहानियों में, पर मतलब यही था कि भानगढ़ बर्बाद हो जाएगा, ये कभी आबाद नहीं होगा। यहाँ के लोग चैन से नहीं मरेंगे, उनकी आत्माएं भटकेंगी, और जो भी रात में यहाँ रुकेगा वो सुबह जिंदा नहीं बचेगा। कुछ ऐसा ही है ना? हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। एक भयानक श्राप जिसमें मौत और तबाही की बात थी। और लोक कथा मानती है कि यही श्राप भानगढ़ के उजड़ने का कारण बना। हाँ, कहानी कहती है कि श्राप के कुछ वक्त बाद ही शहर में अजीब चीजें होने लगीं, डरावनी। क्या होने लगा? लोगों को रात में अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं, जैसे कोई रो रहा हो या चीख रहा हो, परछाइयां दिखने लगीं। कुछ लोग तो कहते हैं रहस्यमयी तरीके से गायब भी हो गए। शहर में डर फैल गया। हाँ, ये सोचने वाली बात है। क्या सच में श्राप का असर था, या ये किसी और आने वाली मुसीबत का इशारा था? खैर, कहानी तो श्राप को ही वजह मानती है। हाँ, और कहानी ये भी कहती है कि इसी माहौल के कुछ समय बाद भानगढ़ का पास के राज्य अजबगढ़ से युद्ध हुआ। अच्छा, युद्ध भी हुआ? हाँ, और उस युद्ध में भानगढ़ बुरी तरह हार गया। शहर को लूटा गया, तबाह कर दिया गया, हजारों लोग मारे गए। तो वो जो फलता फूलता शहर था, वो लाशों और खंडरों का ढेर बन गया। और राजकुमारी रत्नावती, उनका क्या हुआ, ये भी साफ नहीं है। कुछ कहते हैं युद्ध में मारी गईं, कुछ कहते हैं वो भी गायब हो गईं श्राप की वजह से, पता नहीं। तो मतलब युद्ध और विनाश के बाद भानगढ़ फिर कभी बस नहीं पाया? नहीं, बिल्कुल नहीं। लोग डरते थे वहां जाने से, बसने से। धीरे धीरे वो खंडहर और वीरान होते गए। प्रकृति ने उन्हें ढक लिया। आज जो हम देखते हैं वो उसी उजड़े शहर के बचे खुचे हिस्से हैं। और यहीं पर, जैसा आपने कहा, इतिहास और लोक कथा का टकराव शुरू होता है। सही कहा। कहानी तो कहती है श्राप और तांत्रिक जिम्मेदार हैं, लेकिन इतिहासकार वो क्या कहते हैं? देखिए, इतिहासकार थोड़ा अलग सोचते हैं। उनका मानना है कि ये श्राप वाली कहानी शायद बाद में जोड़ी गई हो, उस भयानक तबाही को समझाने के लिए, एक अलौकिक कारण देने के लिए। अच्छा, तो उनके हिसाब से असली वजह क्या हो सकती है? उनके मुताबिक ज्यादा वास्तविक कारण हो सकते हैं, जैसे युद्ध। आपने जिक्र किया अजबगढ़ के साथ युद्ध का। 17वीं 18वीं सदी में वो पूरा इलाका राजनीतिक तौर पर बहुत उथल-पुथल वाला था। आमेर, मुगल, दूसरी रियासतें, लगातार लड़ाइयां होती थीं। हो सकता है भानगढ़ भी ऐसे ही किसी युद्ध में बर्बाद हो गया हो। हाँ, ये तो मुमकिन लगता है। युद्ध तो होते ही थे। बिल्कुल। या फिर पानी की कमी हो सकती है, कोई बड़ी महामारी फैल गई हो। उस जमाने में ये सब चीजें शहरों को वीरान कर देती थीं। सही। कुछ लोग भूकंप जैसी किसी प्राकृतिक आपदा की भी बात करते हैं, पर उसके शायद पक्के सबूत नहीं है। मुश्किल ये है कि भानगढ़ के आखिरी दिनों के बारे में लिखे हुए, मतलब रिटन डॉक्यूमेंट्स बहुत कम मिलते हैं। तो पक्के तौर पर कहना मुश्किल है। हाँ, और जहाँ इतिहास चुप हो जाता है, वहाँ अक्सर लोक कथाएं अपनी जगह बना लेती हैं। वो खाली जगह को भर देती हैं। ये बहुत दिलचस्प है कि एक ही घटना की कितनी परतें हो सकती हैं, एक कहानी वाली, एक इतिहास वाली। लेकिन आज का भानगढ़, वो ASI का नियम तो है, पर वहां जो लोग रहते हैं आसपास, उनका क्या कहना है? हाँ, आज की बात करें तो आज भानगढ़ एक टूरिस्ट स्पॉट है। दिन में लोग जाते हैं घूमने, खंडरों की बनावट देखते हैं, उस जमाने की आर्किटेक्चर। लेकिन जैसे ही शाम होने लगती है, माहौल बदल जाता है। हाँ, और ASI का बोर्ड साफ साफ चेतावनी देता है, सूर्यास्त के बाद रुकना मना है, खतरा है और कानूनी जुर्म भी। अब सवाल ये है कि ये नियम सिर्फ सेफ्टी के लिए हैं, जैसे जंगली जानवरों का डर, क्योंकि वो सरिस्का टाइगर रिजर्व का बफर जोन है। हाँ, ये भी एक कारण बताते हैं। या फिर इसके पीछे वो डर भी है जो कहानियों से जुड़ा है। स्थानीय लोग क्या मानते हैं? लेख में भी था कुछ। आसपास के गांव के लोग वो आज भी थोड़ा हिचकते हैं किले के बारे में बात करने से, खासकर रात के बारे में। अच्छा। हाँ, पीढ़ियों से कहानियां सुनते आ रहे हैं कि रात में किले के अंदर से आवाजें आती हैं। आवाजें? कैसी आवाजें? कभी किसी के रोने की, कभी चीखने की, या कभी-कभी जैसे घुंघरुओं की आवाज या धीमा संगीत। कुछ लोगों ने तो रात में खंडहरों से अजीब सी रोशनी निकलने की बात भी कही है। रोशनी? अंधेरे में? हाँ, और सिर्फ आवाजें या रोशनी नहीं, बहुत से लोग, टूरिस्ट भी कहते हैं कि किले के अंदर एक अजीब सी उदासी महसूस होती है, एक भारीपन, या जैसे कोई देख रहा हो, एक अनदेखी मौजूदगी का एहसास। ये एहसास वाली बात भी कई लोग कहते हैं।
बिल्कुल। और कई पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स या एडवेंचर के शौकीनों ने कोशिश भी की है रात में रुकने की, पर ज्यादातर या तो कुछ ठोस नतीजा निकाल पाए या फिर किसी डर या बेचैनी की वजह से जल्दी लौट आए। मतलब कोई पक्की रिपोर्ट नहीं है कि किसी ने रात बिताई हो और कुछ अजीब रिकॉर्ड किया हो। ऐसी कोई भरोसे लायक रिपोर्ट तो नहीं मिलती, पर कोशिशें फेल होने की कहानियां बहुत हैं। तो एक तरफ इतिहास है जो युद्ध या दूसरी वजहें बताता है, दूसरी तरफ ये कहानियां, ये अनुभव जो उस श्राप वाली बात को जिंदा रखे हुए हैं। यही कंफ्यूजन भानगढ़ को इतना मिस्टीरियस बनाता है। बिल्कुल। और यहाँ थोड़ा मनोविज्ञान भी काम करता है। हाँ, मेरे ख्याल से। मनोविज्ञान कैसे? देखिए, जब किसी जगह की पहचान ही भूतिया बन जाती है तो लोग वहां जाते ही एक उम्मीद या डर के साथ हैं, है ना? हाँ, ये तो है। तो फिर अंधेरे में पत्तों की आवाज भी डरावनी लग सकती है, हवा की सरसराहट भी कुछ और लग सकती है। इसे कन्फर्मेशन बायस कहते हैं। हम वही नोटिस करते हैं जो हम पहले से मानकर चलते हैं। अच्छा, मतलब हम जो ढूंढ रहे होते हैं वही हमें दिखने लगता है। हाँ, कुछ हद तक। और खंडहरों का अपना एक माहौल तो होता ही है, वीरान, उदास। वो माहौल भी कल्पना को हवा देता है। सही कहा, माहौल और मन की हालत दोनों का असर होता है। तो हमने भानगढ़ की कहानी की कई परतें देखी। एक अमीर शहर का इतिहास, राजकुमारी रत्नावती और तांत्रिक की कहानी, वो शराब, फिर युद्ध वाली बात और आज के अनुभव। इन सब का मतलब क्या निचोड़ निकलता है? क्या समझें इस सबसे? मेरे ख्याल में भानगढ़ की कहानी सिर्फ एक हॉन्टेड जगह की कहानी नहीं है। ये हमें कई चीज़ों पर सोचने को मजबूर करती है। पहली बात तो ये कि कैसे बेगाम इच्छाएं, चाहे वो वासना हो या पावर का लालच या बदला लेने की इच्छा, वो कितनी तबाही ला सकती हैं। तांत्रिक का जुनून और उसका श्राप इसी का एक प्रतीक है। और राजकुमारी, उनकी कहानी? राजकुमारी रत्नावती की कहानी दुखद अंत के बावजूद एक तरह से चतुराई और हिम्मत की कहानी भी है। उन्होंने खतरा पहचाना, उसका सामना किया, भले ही वो शहर को बचा नहीं पाई आखिर में। उनकी कहानी ये भी याद दिलाती है कि खूबसूरती और समझदारी के साथ कभी-कभी बड़े खतरे भी आते हैं। और वो इतिहास और लोक कथा वाली बात, उससे क्या सीख मिलती है? उससे ये सीखने को मिलता है कि हम इंसान कैसे बड़ी त्रासदियों को या जो चीजें हमारी समझ से बाहर होती हैं, उन्हें समझाने के लिए कहानियों का सहारा लेते हैं। हाँ। जब भानगढ़ जैसा शहर अचानक उजड़ गया, तो लोगों के लिए शायद ये मानना ज्यादा आसान था कि कोई श्राप है, बजाय ये मानने के कि ये युद्ध या किसी और क्रूर सच्चाई का नतीजा है। कहानियां हमें चीजों को मतलब देने में मदद करती हैं, चाहे वो पूरी तरह सच न हो। ये दिखाती हैं कि लोगों की याददाश्त, मतलब कलेक्टिव मेमोरी, कैसे काम करती है। तो कहानी सिर्फ डराने के लिए नहीं है, बल्कि समाज के डर और विश्वासों को भी दिखाती है। बिल्कुल। और आखिर में ये हमें विश्वास की ताकत पर भी सोचने को मजबूर करती है। क्या सच में भानगढ़ में कोई सुपरनैचुरल पावर है, या सदियों से जो ये विश्वास चला आ रहा है उसी ने उस जगह को इतना पावरफुल और मिस्टीरियस बना दिया है? मतलब अगर सब लोग मान लें कि वहां कुछ है, तो क्या सच में वहां कुछ महसूस होने लगता है? हाँ, ये एक सवाल है। जब हजारों लाखों लोग किसी जगह को एक खास नजर से देखते हैं, तो क्या उस जगह की एनर्जी पर, उसके माहौल पर कोई असर पड़ता है? ये वाकई एक गहरा सवाल है। तो सुनने वालों के लिए आज का विचार शायद यही हो सकता है। हाँ, जरा सोचिए कि किसी जगह की पहचान बनाने में कहानियों का कितना बड़ा हाथ होता है। भानगढ़ का असली इतिहास चाहे जो भी रहा हो, आज उसकी पहचान उस श्राप और रहस्य से जुड़ी है। तो क्या ये मुमकिन है कि हमारा सबका विश्वास, हमारा डर, हमारी कल्पना, यही मिलकर उस एहसास को पैदा करते हैं जिसे लोग वहां महसूस करने का दावा करते हैं? क्या श्राप का डर ही श्राप को असली बना देता है, कम से कम महसूस होने के लेवल पर? हाँ, बिल्कुल। ये सवाल हमें इतिहास, मनोविज्ञान और लोक कथा के उस धुंधले मोड़ पर ले आता है जहां फैक्ट्स और फीलिंग्स आपस में मिल जाते हैं। और शायद भानगढ़ का असली रहस्य यहीं कहीं छुपा हो।